हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 का यह क्लास 5 है। इसमें हम लोग जानेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। इस टॉपिक से 35 अंक का 35 प्रश्न पूछा जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा। इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे। ये आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। और जिन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और भी जिन लोग पटवारी की तैयारी करना चाह रहे हैं और इस वीडियो से अपरिचित हैं उसको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ठीक, तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम संवृत या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें केवल व्यापार अंदर में ही होता है। जैसे हमारा देश भारत है, इसमें क्या होता है, जो इनर पॉइंट है अंदर में होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था या संवृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जैसे देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, उत्पादन के साधन ये सरकार के अंडर में रहता है। इसका स्वामित्व कौन होता है, सरकार इसका स्वामित्व होता है। और जो इससे उत्पादित वस्तु है या जो सेवाएं हैं उसका जो लाभ किसको मिलता है, तो वो होता है समाज को मिलता है, समाज कल्याणकारी के लिए होता है। ठीक है, समाज कल्याणकारी के लिए। ठीक, और जो मुक्त अर्थव्यवस्था होता है, ये अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का एक साथ पाया जाता है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जो पूंजीवादी ये क्या होता है, तो पूंजीवादी में जो उत्पादन और साधन होते हैं, उत्पादन और साधन ये किसके होते हैं, इसका जो स्वामी होता है, स्वामित्व वो केवल निजी संस्था के पास होता है। एक प्राइवेट आदमी या एक प्राइवेट संस्था रहता है, वो आएगा पूंजीवादी में। ठीक है, और जिसका वस्तु या उत्पादन वो क्या रहेगा, स्वयं के लाभ के लिए रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मुक्त अर्थव्यवस्था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व आ जाएगा प्लस इसमें क्या आ जाएगा, पूंजीवादी, मतलब जो क्या है, जो निजी वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। यह काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। जैसे कि अभी मंडी निरीक्षक के में इसको पूछा गया है, इससे पहले और कई एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन आप में से बहुत लोग को पता नहीं रहता कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। जिन लोग जानते हैं उन लोग के लिए काफ़ी सरल है, लेकिन जिन लोग को नहीं पता है उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो पैमाने का प्रतिफल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालीन परिघटना। ठीक है, तो पैमाने का प्रतिफल किसको बोलते हैं पता है आप लोग को, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक साधनों के जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, जैसे कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे मान ले जाए कोई भी दो या दो से अधिक साधन है हमारे पास। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, गेहूं का उत्पादन करना है। ठीक, गेहूं का उत्पादन करना है, तो एक क्या हो, एक है हम लोग के पास खेत है। ठीक है, और एक क्या है हम लोग के पास जो नॉर्मल सा जमीन रहता है, जिसको खाली भूमि बोल सकते हैं, खेत नहीं बोलेंगे। ठीक है, खाली भूमि है। तो ये हमारे पास दो क्या है, साधन हुआ, पहला और दूसरा। तो इसमें क्या बोला गया है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करे। ठीक है, तो खेत में कितना उत्पादन हुआ, 2 टन उत्पादन हुआ। ठीक है, और इधर इसमें कितना हुआ, 1 टन उत्पादन हुआ। ठीक, तो इस जो परिवर्तन का व्यवहार होता है इसे को ही हम क्या बोलते हैं, पैमाने प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, इसके जो आनुवंशिक, खेत का आनुवंशिक गुण अलग होगा, लेकिन जो खाली भूमि रहेगा उसका आनुवंशिक गुण अलग होगा। तो इसी जो बीच की परिवर्तन होता है उत्पादन में, इसको हम लोग बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल, जो कि क्या रहता है, दीर्घकालीन परिघटना रहता है। ठीक है, लंबे समय के लिए होता है, तुरंत इसका परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लगान किसके लिए किया गया कारक भुगतान है। मतलब लगान किसके लिए किया गया भुगतान है, तो जिन लोग शहर में निवास करते हैं
उन लोग को पता होगा कि उन लोग लगान भी पे करते हैं, ठीक है, नगर निगम को। किस लिए लगान पे करते हैं उन लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए भूमि, ठीक है, भूमि इसका राइट आंसर है, ए भूमि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपीरियल बैंक याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इंपीरियल बैंक है इसकी स्थापना 1921 में किया गया है, ठीक। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में किया गया है। और ये बात याद रखना कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम को चेंज करके, राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम को SBI रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से। लेकिन जो इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ? 1921 में हुआ। और इसमें देख ले, ये 27 जनवरी को हुआ है, ठीक है, 27 जनवरी 1921 में। लेकिन 1 जुलाई 1955 में इसका नाम SBI कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत निर्माण योजना संबंधित है। तो जो भारत निर्माण योजना है ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत के ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है, ठीक है। जो ये कार्यक्रम है भारत निर्माण योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2005 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, 16 दिसंबर 2005 को। और इसका जो उद्देश्य था, जो केंद्रित थे इसका फोकस, वो किस पे फोकस था? 6 केंद्र मुख्य पॉइंट थे उस पे फोकस था। जैसे कि पहला हो गया बिजली, ठीक है, सभी के पास बिजली होना चाहिए, हर ग्रामीण इलाके में बिजली। दूसरा है पानी, ठीक, इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वो देखिए। और तीसरा है सड़क, सभी जो ग्राम, जो दूर दरार इलाका है सब में पक्की सड़क होना चाहिए, ठीक। और चौथा है सिंचाई, सिंचाई के साधन होना चाहिए सभी जगह। और इसका पांचवा है दूरसंचार, ठीक है, दूरसंचार। और छठवां दिया हुआ है इसका आवास, ठीक। इस प्रकार है इसका उद्देश्य, किसका? भारत निर्माण योजना का उद्देश्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? दीनदयाल अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है इस कार्यक्रम को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। जो गरीबों में सर्वाधिक गरीब है उसकी मदद करना। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो शहरी गरीबी में कमी करना नहीं है, ठीक है। लेकिन कई जगह बुक में दिया हुआ है क्या है? शहरी गरीबी में कमी करना। वो क्या है? शहर में रह रहे गरीबों की गरीबी को कमी करना है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गांधी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ठीक, तो गांधी अर्थव्यवस्था है, इसका आधार क्या है? इसका मेन आधार जो है वो क्या है? न्याय आधारित है, ठीक है, न्याय पर आधार है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो गांधी अर्थव्यवस्था का आधार है वो खादी एवं कुटीर उद्योग पर आधारित विकास से है, जिसको हम लोग न्याय का अधिकार बोलते हैं गांधी अर्थव्यवस्था की भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था उसको क्या बोलते हैं? इसमें होता है ये आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक, इस पर आधारित रहता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा? अपने कार्य क्षमता के आधार पे कार्य करेगा, और जो व्यक्ति अपने आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे साम्यवादी, ठीक। जो कोई भी है वो कार्य के अनुसार करेगा, कोई है वो क्या करेगा? अपने
क्षमता के अनुसार करेगा, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार करेगा। जैसे कि आर्थिक एवं सामाजिक, मतलब जो पैसा से संपन्न है वो किसी चीज़ में पैसा लगाएगा, और जो सामाजिक मतलब जो कार्य से संबंधित है वो उसी काम के लिए अपना कार्य लगाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे साम्यवादी, दोनों का समान मिलन होता है उसको बोला जाता है साम्यवादी, ठीक। अब ये समाजवादी तो आपको बता दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी बता दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अवन्मूलन का उद्देश्य क्या है। तो जो अवन्मूलन है इसका उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। मतलब जैसे कि भारत में जो उत्पादित सामान है उसको क्या करना है, दूसरे देश में निर्यात करना है, ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहित करना है। मतलब भारत को एक निर्यातक देश बनाना है, जिससे भारत और क्या होगा, अमीर बनने लगेगा, ठीक है। अभी भारत कौन से चरण में है, तो भारत अभी विकासशील चरण में है, याद रखना, भारत अभी विकासशील में है, विकसित होने में अभी टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और हाँ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि डेट बहुत कम है, और जिन लोग इस वीडियो के बारे में नहीं जानते उन लोग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट भी अच्छे अच्छे कमेंट भी करें ताकि उसे मोटिवेशन मिले जितना जल्दी हो सके और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सके, ठीक। और लाइक भी जरूर करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, महबूब उल हक, ठीक है। चलिए पाकिस्तानी भी अपना एक कमाल दिखाए हैं, तो ये जो महबूब उल हक है ये क्या है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया, ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता उपरांत, ठीक है, अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1949 में स्वतंत्रता के पश्चात एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, वो समिति का नाम क्या था, राष्ट्रीय आय समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें तीव्रतर होना चाहिए था, अधिक समावेशी होना चाहिए था, धारणिक विकास, ये तीनों इसका क्या था, उद्देश्य था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति की गई, तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है साइमन आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, यूनियन टेरिटरी आयोग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई की स्थापना की संस्तुति किसके द्वारा किया गया है, तो वो है हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया। तो 12 जुलाई 1982 को किसका स्थापना किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नाबार्ड का स्थापना किया गया, ठीक है। नाबार्ड इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नाबार्ड, NABARD, ठीक, नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है। तो इसमें पूछा गया क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरकार की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है।
तो जो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है वो है चारा घोटाला से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, चारा घोटाला से। ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था चारा घोटाला। इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम का जो तत्कालिक खाद्य मंत्री था, ठीक है, खाद्य आपूर्ति मंत्री, ये कौन था? कल्पनाथ राय था। ठीक है, कल्पनाथ राय, ये उस टाइम का खाद्य आपूर्ति मंत्री था, जो कि ये फैसला लिया, जैसे बाजार में अभी कितना 40 रुपए किलो चीनी चल रहा है, तो उससे ज़्यादा रेट में जो चीनी है वो क्या किया? आयात करवाया, मतलब बाहर से मंगवाने का फैसला लिया। ठीक है, जिसमें सरकार को कितना का घाटा हुआ? 650 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस कारण इसको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, जेल जाना पड़ा इसके कारण। इसी को बोला जाता है चीनी घोटाला, जो कि 1994 में हुआ। और इसके तहत एक 1997 में भी हुआ था, जो महाजन समिति के द्वारा हुआ था। ठीक है, महाजन समिति के द्वारा, उसको बोला जाता है चीनी उद्योग घोटाला। ठीक है, चीनी उद्योग, ये उद्योग का हुआ था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो जो भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है, जो कि यूके की है। जो कहाँ काम करता है? लंदन में काम करता है, लंदन में का। ठीक, ब्रिटेन का। इस प्रकार इसका अभी तक इंडिया में 100 शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? तो ये जो ऑपरेशन फ्लड था, ये क्या था? ये हुआ था 1970 में हुआ था। उस टाइम क्या करता था? जिन लोग डेयरी वाले किसान थे या डेयरी उद्योग से जुड़े हुए थे, उन किसानों को विकास के लिए स्वयं दिशा देने का, क्या? स्वयं दिशा देने का सहायता दिया गया। उसी को बोला गया है ऑपरेशन फ्लड, जो कि किस में हुआ था? 1970 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वर्गीज कुरियन। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे वो कौन थे? वर्गीज कुरियन। और जो हरित क्रांति का सूत्रधार था वो कौन था? तो हरित क्रांति के जो सूत्रधार थे वो ये MS स्वामीनाथन। ये किसके सूत्रधार हैं? ये हरित क्रांति के। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो जो स्टैगफ्लेशन है वो होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि नोट छपाई होता है, तो उसके लिए कौन से प्रणाली का यूज करते हैं? ये काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सरल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है वो है UTI। ठीक है, यूनियन ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, ये कब बनाया गया? तो ये 1963 में बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ है वो 1 मार्च 1948 को हुआ है। ठीक है, 1 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? किसी भी योजना, मतलब जो योजना आया था उसमें कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चयनित आधारभूत उद्योग। यही क्या है? योजना का कोर सेक्टर का तात्पर्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीली क्रांति किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन से संबंधित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नीली क्रांति, मछली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द संक्षेप UNCTAD UNCTAD में क्या निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रीज निरूपित करता है। ठीक है, CONTRIES, कंट्रीज निरूपित करता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है ISMA, ठीक है, ISMA निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित उत्पादों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेक्सटाइल। ठीक है, ये जो ISMA कंपनी है ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, किसके उत्पादन के लिए? टेक्सटाइल उद्योग के लिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
29। निम्न में से कौन सा संगठन एक कार्टेल के रूप में कार्यरत है? तो कार्टेल के रूप में कार्यरत कौन सा संगठन है? वो है ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या है? कार्टेल के रूप में संगठन है, OPEC। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। माडवेट का संबंध किससे है? तो जो माडवेट है इसका संबंध है व्यापार कर से। व्यापार के लिए कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं माडवेट। ठीक है, इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा IMP है जिसको आप लोग को याद रखना